गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है, कोई पूर्व आईएएस ऑफिसर होता है। तो शाह लेकिन रिजाइन तो इन्होंने भी दिया था 2019 में। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये 370 तोड़ सकते हैं, तो शाह फैजल को भी एडवाइजर बना दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये सारा जो र्यूमर्स फैल रहे हैं सिर्फ जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में, वहां से ध्यान भटकाने के लिए। लीडर कौन होता है रावी जी? लीडर वो होता है जो चर्चा में रहे। तो लाल सिंह जी के ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, पहले देवेंद्र सिंह राणा जी के ऊपर आऊँ। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। लोग बुराई मेरी करें या तारीफ करें, चर्चा में रहने के लिए ये होता है। मेरी समझ में ये है कि वो नहीं जा रहे, और अगर जाएंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों जाएंगे। रही बात लाल सिंह जी की, तो यही तो हुआ लाल सिंह जी के साथ, क्योंकि वो पक्के डोगरे हैं। उन्होंने पार्टी से उन्होंने मिनिस्ट्री भी छोड़ी, पार्टी से रिजाइन भी दे दिया, लेकिन वो रसाना कांड का मुद्दा वो उछालते रहे। वो बाद में वो एमपी इलेक्शन तक भी उछालते रहे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ, और इस बार फिर एक शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बर्निंग टॉपिक जो है वो आपको बता दें, र्यूमर्स जिस तरह से सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं, आए दिन यहाँ पे चर्चा का विषय। और आज देखने को मिला कि आज तो सुबह से ही लोग जगह जगह महफिल बनाकर सिर्फ एक ही चर्चाएं जो हैं वो घूम रही हैं। क्या ये र्यूमर्स हैं या फिर सच में ऐसा होने वाला है? इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रितेश गुप्ता जी हैं, जो हमेशा जम्मू के हित की बात करते हैं, जम्मू के लोगों की बात करते हैं, अपने डोगरों की बात करते हैं। और आज फिर इन बर्निंग इशू पे क्या लेके आए हैं रितेश जी? पहले तो इनका स्वागत करेंगे। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें बर्निंग टॉपिक अब क्या है, किस चीज़ को लेके ये चर्चा है, वो आपको बता दें। जिस तरह का र्यूमर जो है फैल रहा है सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रहा है, वो क्या है कि शाह फैजल आईएएस ऑफिसर शाह फैजल जो हैं बहुत जल्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र जो हैं वो बनने जा रहे हैं। इसमें कितना सत्य है, क्या ऐसा होना चाहिए या फिर हो रहा है, इस पे क्या कहता है आम नागरिक, क्या कहते हैं हमारे रितेश जी, और क्या सोच लेके आए हैं। रितेश जी, कितनी सच्चाई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र आईएएस ऑफिसर शाह फैजल जी बहुत जल्द बनने वाले हैं? तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है इस बात पे? पहले तो राविया जी, मैं आपका और स्टेट समाचार का आभारी हूं कि आपने इस बर्निंग इशू पे मुझे बोलने के लिए बुलाया है। देखिए, थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो पहले मैं शाह फैजल जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि शाह फैजल है कौन। तो शाह फैजल जी 2010 में इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था। ये इनका फर्स्ट रैंक आया था इंडिया में 2010 में। तो फिर इनको पुलवामा में इनकी पोस्टिंग की गई थी, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे। तो 2019 में शाह फैजल जी ने 2019 फरवरी में 2019 में अपनी एक पार्टी बनाई, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। तो 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को तोड़ा गया, तो उस वक़्त जो बड़े लीडर थे कश्मीर के, जैसे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, श्रीमती महबूबा मुफ्ती और शाह फैजल, और भी जो सेकंड लाइन के लीडर थे, इन सबको डिटेन कर लिया गया पीएसए के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन सबको डिटेन कर लिया गया। कि कईयों को नज़रबंद, घर में नज़रबंद कर दिया गया। शाह फैजल को श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल में रखा गया। तो 2020 जून में शाह फैजल को रिलीज़ किया गया, बट उनको उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। तो अब कोई चंद महीने पहले शाह फैजल ने अनाउंस कर दिया, पॉलिटिक्स से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं सियासत से संन्यास ले रहा हूँ। जैसे ही इन्होंने सियासत से संन्यास की घोषणा की, उसके चंद दिनों बाद वो मोदी साहब की तारीफ करने लगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के ऊपर, की जो कोरोना की वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में चला है, मोदी साहब बड़ी अच्छी गवर्नेंस दे रहे हैं, बड़ा अच्छा, वो अपनी एक ग्राउंड तैयार कर रहे थे, मुझे लगता है। तो कल से मैं एक र्यूमर देख रहा हूँ कि शाह फैजल जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एडवाइज़र बनाया जा रहा है, क्योंकि जो अभी हाल में थे उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको हटाया गया है, तो इनको बनाया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा टेक्निकली जाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है,
टेक्निकली जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक अगर आप देखते जम्मू कश्मीर का इतिहास देखें या इंडिया का किसी भी स्टेट का देख लें पिछले 70-75 साल से, तो प्रोटोकॉल कहता है कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है, कोई पूर्व आईएएस ऑफिसर होता है। तो लेकिन रिजाइन तो इन्होंने भी दिया था 2019 में। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इन्होंने 2019 में रिजाइन किया, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर सर्च किया वो रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो टेक्निकली ये रिटायर्ड भी नहीं है और इनका क्योंकि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, तो ये अभी भी आईएएस ही गिने जा रहे हैं। तो अगर ये अभी भी आईएएस हैं और अगर इनको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो जूनियर टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इनको वो वापस रिक्रूट करना चाहती हैं तो वो इनको सेक्रेटरी बना सकते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी टूरिज्म या सेक्रेटरी जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। लेकिन इनके पास इतना अनुभव नहीं है कि इनको गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर बनाया जाए। हाँ, वो कुछ संशोधन करके या मॉडिफिकेशंस करके प्रोटोकॉल से हटके अगर इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एडवाइजर बना दिया जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और एक चीज और, मैं होता क्या है कि इस तरह के र्यूमर्स कुछ जानबूझ के भी छोड़े जाते हैं, क्योंकि अभी आप शायद पूछेंगे भी, मुझे जहां तक लगता है कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, तो लोगों का ध्यान पूरा उस तरफ हो गया है, लोग आक्रोशित हैं जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये र्यूमर छोड़ दिया गया है कि जो आईएएस हैं शाह फैजल साहब, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर बनाया जा रहा है। तो टेक्निकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बना भी सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। 370 तोड़ सकते हैं तो ये प्रोटोकॉल को भी तोड़ के कुछ भी कर सकते हैं जी। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि अगर बनाया जाएगा तो प्रोटोकॉल को तोड़ के बनाया जाएगा, ऐसे टेक्निकली जो है वो नहीं बनाया जाएगा। बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती है ना, संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो ये अगर चीज एक नहीं होगी, अगर ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा कि किसी की 7-8 साल की नौकरी हुई है और उसको गवर्नर का या लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर बना दिया जाए। जो सिस्टम यही कहता है, प्रोटोकॉल यही कहता है कि पूर्व आईएएस ऑफिसर ही हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर बन सकता है। ये 7-8 साल नौकरी तो कुछ भी नहीं है रावी जी। हाँ, सेक्रेटरी बना सकते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, अगर सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया तो कितना सही होगा ये आम जनता के लिए? नहीं, जंग ब्लड है, ठीक है। आईएएस में वो एमबीबीएस भी है, ही इज ए डॉक्टर, तो गोल्ड मेडलिस्ट है, जंग ब्लड है, लेकिन अनुभव की कमी आड़े आ जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर बने, मतलब कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है, जिसको हमारे डेमोक्रेटिक उसमें प्रोसेस में कहा जाता है। तो अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे आप पूछो कि बनाना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हाँ, सेक्रेटरी वगैरह आप किसी भी डिपार्टमेंट का बना लो, और टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। तो ये 370 तोड़ सकते हैं तो शाह फैजल को भी एडवाइजर बना दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये सारा जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, सिर्फ जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में, वहां से ध्यान भटकाने के लिए। जी जी रितेश जी, अभी हाल ही में हमने देखा, ये तो हम शाह फैजल की बात कर रहे हैं, लेकिन आए दिनों अभी चर्चा का विषय यही था कि एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा जो हैं वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हाल ही में उनका एक बयान भी आया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बात यही है, जहां बैठक है यहाँ र्यूमर्स हैं यही कि 11 तारीख को शायद वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लें। तो आपको क्या लगता है, वो कर लेंगे इस पर भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि देवेंद्र राणा जी और अगर हम कहें चौधरी लाल सिंह जी हमेशा जम्मू की बात करते हैं, जम्मू के हितों की बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को छोड़ने की बात, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है। ये क्या सिर्फ एक र्यूमर है या फिर ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि हमने देखा है कि आगे भी बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। लीडर कौन होता है रावी जी? लीडर वो होता है जो चर्चा में रहे। तो लाल सिंह जी के ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, पहले देवेंद्र सिंह राणा जी के ऊपर आऊँ। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, लेकिन उनको उनकी ही पार्टी में ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा था। जैसे कि कश्मीर में जब भी पीएजीडी की होती थी ना, इनकी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग्स होती थी, तो देवेंद्र राणा जी को नहीं बुलाया जा रहा था वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा आहत थे, थोड़ा सा अपने आप को साइडलाइन किया हुआ महसूस कर रहे थे। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ,
मेरे दादाजी पॉलिटिशियन थे, तो वो थोड़ा सा वो ब्लड का है, जहाँ तक मुझे सियासत की समझ है। वो तो ये र्यूमर जानबूझ के फैलाएंगे कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ताकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर प्रेशर बने कि थोड़ा इनके ऊपर भी लाइमलाइट इनमें लाया जाए, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये एक जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा चेहरा है। जम्मू मतलब जम्मू से लेके पूंछ तक जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा चेहरा है। इनको खोने का मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग से खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाएंगे तो वो अकेले नहीं जाएंगे। सुरजीत सिंह सलाथिया जी जो हैं बीजेपुर के पूर्व एमएलए, वो इनके बड़े खास हैं। ये जिस तरफ जाएंगे वो भी उसी तरफ जाएंगे। फिर 5-6 दिन पहले जो नौशहरा के पूर्व एमएलए हैं एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी पीडीपी छोड़ दी, वो भी इनसे मिलने आए थे। तो अगर ये जाएंगे तो उनको भी ले जाएंगे साथ में भाजपा में। तो ये अकेले नहीं जाएंगे, 5-6-7 एमएलए पूर्व एमएलए या एमएलसी को साथ में ले जाएंगे, तो उससे भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जा भी सकते हैं, जा क्यों सकते हैं पहले वो बताता हूँ, क्यों नहीं जाएंगे वो भी बताता हूँ, क्योंकि मैं गार्ड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दोनों पॉसिबिलिटियों पर रोशनी डालूंगा। जा इसलिए सकते हैं कि अगर इनकी बातें मानी गई, और इनकी 3-4 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन होगी चीफ मिनिस्टर चेहरा, मुझे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस किया जाए। दूसरा, मेरे साथ जो 5-7 पूर्व एमएलए या एमएलसी जो आएंगे उन सबको टिकट्स दी जाए। तीसरा, प्रदेश अध्यक्ष हमारी मर्जी का हो, रविंद्र रैना जी को हटा दिया जाए। और अगर आप मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अनाउंस करते तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मेरे भाई हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा जम्मू में अनाउंस कर दो, मुझे केंद्र में बना दो मंत्री। तो ये 3-4 शर्तें हैं बड़ी लेवल की, जो शायद ना भी मानी जाए। नहीं, तो आपको क्या लगता है ना मानने वाली स्थिति ज्यादा रहेगी? क्योंकि अगर आपने अभी बात छेड़ी है तो हम यहाँ पे भी जरूर रोशनी डालेंगे कि जितेंद्र सिंह जी भी तो केंद्र में बैठे हुए हैं, भाजपा के ही हैं। देखो जी, अगर सच में देवेंद्र सिंह राणा भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके पीछे की जो ग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो डॉक्टर जितेंद्र जी ने ही तैयार की होगी। तो ऐसे देवेंद्र सिंह राणा जी एक मजे हुए वो है पॉलिटिशियन है, वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी में अगर एमएलए ही बनना है या कैबिनेट मिनिस्टर भी बनना है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के भी एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। सिर्फ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके बन सकते हैं। बल्कि अगर बड़ी पोस्ट चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल सकती है। और अगर ये यही कहेंगे आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, फिर मैं जहां तक देवेंद्र सिंह राणा जी को मैं समझता हूं, जो मेरी सियासत की समझ है, ये र्यूमर्स हैं और ये जानबूझ के ये र्यूमर्स फैलाए गए कि लीडर हमेशा यही चाहता है, चाहे मैं चर्चा में रहूं, चाहे लोग बुराई मेरी करें या तारीफ करें, चर्चा में रहने के लिए ये होता है। मेरी समझ में ये है कि वो नहीं जा रहे, और अगर जाएंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों जाएंगे। रही बात लाल सिंह जी की, तो लाल सिंह जी का हो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके तेरी महफिल से निकले, उनको बेइज्जती करके पार्टी से निकाला गया। देखिए, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको, रसाना कांड हुआ था, आपको याद है कठुआ का? उस वक्त 3 मंत्रियों को डेप्यूट किया गया था रसाना कांड को हैंडल करने के लिए, लाल सिंह जी को, बीजेपुर से जो काफी रैलीज भी निकाली गई थी, 100 दिन की रैली जो थी उनकी, एक टारगेट था 100 दिन की रैली। कॉमर्स मिनिस्टर थे जो चंद्र प्रकाश गंगा जी, और एक और है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इन 3 लोगों को डेप्यूट किया गया। तो लाल सिंह जी रसाना कांड में हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ गए कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो महबूबा जी ने फिर भारतीय जनता पार्टी को क्लियरली कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। अब लाल सिंह या तो लाल सिंह मिनिस्टर रहेगा, नहीं तो मैं एज ए चीफ मिनिस्टर रिजाइन दे रही हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बचाने के लिए महबूबा मुफ्ती जी की बात मान ली, उनके आगे घुटने टेक दिए, लाल सिंह को मिनिस्ट्री से हटा दिया और उनको मजबूर कर दिया पार्टी छोड़ने के लिए। और जिस व्यक्ति को लाल सिंह जी जो है वो पक्के डोगरे हैं, पक्के डोगरे। आपको क्या लगता है रितेश जी, जब भी जम्मू की बात करते हैं, जो भी लीडर जम्मू की बात करेगा, जो भी लीडर जम्मू के लिए आवाज उठाएगा, क्या उसकी आवाज इसी तरह से दबोच दी जाएगी? तो यही तो हुआ लाल सिंह जी के साथ, क्योंकि वो पक्के डोगरे हैं। उन्होंने पार्टी से मिनिस्ट्री भी छोड़ी, पार्टी से रिजाइन भी दे दिया, लेकिन वो रसाना कांड का मुद्दा वो उछालते रहे। वो बाद में वो एमपी इलेक्शन तक भी उछालते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना संगठन बना लिया। लाल सिंह जी देवेंद्र सिंह राणा जी के पास
इसलिए मिलने गए थे कि उनको मना करने गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन मत करना, हम जम्मू डिक्लेरेशन करते हैं, हम अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं जिसमें आप हों, सुरजीत सिंह सलाथिया हों, सुरेंद्र चौधरी जी हों, बलवंत सिंह मनकोटिया जी हों, हर्षदेव सिंह जी हों, जो जम्मू के 6-7 बड़े लीडर हैं, हम एक अलग मोर्चा बना के चुनाव लड़ते हैं जिससे कि हमारी सरकार बने। लाल सिंह जी इसलिए नहीं गए थे देवेंद्र सिंह राणा जी यार मुझे भी बीजेपी ज्वाइन करवा दो, नो, ये सिर्फ एक र्यूमर ही, ये र्यूमर। बड़ी दुखद की बात है। अगर हाल ही में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, अगर कश्मीर की बात करें तो हमारे बीच अभी जिस तरह से किलिंग चल रही है वहाँ पे, ये आतंकवादियों का इसमें क्या सोच विचार है, क्यों इस तरह से हाथ धोके पड़े हैं आतंकवादी, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या सोच रखते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? जी, अब पिछले हफ्ता 10 दिन से आप देखिए तो 5-6 किलिंग्स हुई हैं, वो मिनॉरिटी किलिंग्स हुई हैं, मतलब कि सिलेक्टिव किलिंग्स हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा है। और पिछले दिनों 2-4 दिन पहले बिंद्रू मेडिकेट के मालिक की डेथ हो गई, वो कश्मीरी पंडित थे, उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। फिर स्कूल में घुस के 2 टीचर्स जो हैं ने टीचरों की पहले लाइन लगवाई, स्कूल में घुसे, टीचरों की पहले लाइन लगवाई, उनसे उन्होंने किसी से नाम नहीं पूछा क्योंकि ये गलत नाम भी बता सकते हैं, सबसे आई कार्ड लिए। तो उनमें से 2 टीचर, एक सिख थी लेडी, वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, और एक हिंदू टीचर थे। उनको उनके आई कार्ड देखे और उनको उस लाइन से हटा दिया गया, अलग खड़ा कर दिया गया और उनको गोलियों से मार दिया गया। इसको सिलेक्टिव किलिंग्स बोलते हैं। और इसके पीछे की मंशा मैं बताता हूँ, ये दहशत डालना है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों के ऊपर बल्कि भारत के वासियों के ऊपर भी, कि कश्मीर में बसने की सोचना भी मत। अब कश्मीरी पंडितों का कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा था कि हम वापस अपने घरों को लौटेंगे, हम कश्मीर में जाके बसेंगे, तो ये आतंकवादियों द्वारा एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है कश्मीरी पंडितों को कि वापस कश्मीर लौटने की सोचना भी मत, और साथ ही साथ देशवासियों को भी कि कहीं धारा 370 टूट गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कश्मीर में आके बस जाओगे। कश्मीर की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, नहीं तो आपका भी यही हश्र होगा। इसलिए ये सिलेक्टिव किलिंग, सीधा एक हल्ला बोल रहे हैं आप जी, ये सीधे सीधे यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक चुनौती है, यूनियन तो टेरिटरी। आपको क्या लगता है किस तरह से सरकार को अब देखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है, हर बात जब भी बात आती है जम्मू और कश्मीर को लेकर, यहाँ पे जम्मू के लोगों के साथ और लेकिन कश्मीरियों के साथ काफ़ी, अगर देखा जाए उनके साथ सरकार ने उनके पक्ष में बातें रख के उनकी मानी भी हैं, उनके लिए कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के जब हादसे हो जाते हैं, बड़ा दुख एक जो है वो लगता है, कहीं ना कहीं आम जनता में एक गलत मैसेज जो है वो जा रहा है। कि आपको क्या लगता है, आम जनता की राय क्या होनी चाहिए कि सरकार को किस नज़रिए से देखना चाहिए इस सारे वारदात को? देखिए, एब्रोगेशन जब से हुई है आर्टिकल 370 की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीरी हुक्मरानों को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया। अब मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करूंगा, शायद कुछ लोगों को चुभ जाए। तो जब यहाँ पे सरकारें थी पहले 2017 तक, तब क्या होता था कि जम्मू के साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन होती आई है। लेकिन क्या होता था, बीजेपी पीडीपी की गवर्नमेंट तक की भी बात कर रहा हूँ मैं, कि 70:30 की रेशो थी। दिल्ली से मान लो 100 करोड़ चला, 70 करोड़ कश्मीर में चला जाता था डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, 30 करोड़ जम्मू में लगता था। लेकिन 370 तोड़ने के बाद उन कश्मीरी हुक्मरानों को, कश्मीरी लीडर्स को खुश करने के लिए उन्होंने रेशो 90:10 कर दी। 100 करोड़ दिल्ली से चलता है, 90 करोड़ वहां पे लगा रहे हैं, 10 करोड़ जम्मू को ले रहे हैं कि वो लोग खुश हो रहे हैं, वो खुश रहे हैं, कश्मीर के लोग खुश हो जाएं, कश्मीर के जो हुक्मरान है वो खुश हो जाएं। 500 पोस्टें निकलती हैं, तो पिछली सरकारों में क्या होता था कि अगर 500 पोस्ट निकल रही है, वो 350 रख लेते थे, 150 जम्मू के नौजवानों को भी दे देते थे। अब क्या हो रहा है कि 500 पोस्टें निकल रही हैं, 450 वहां पे, 50 पोस्टें जम्मू वालों, मतलब जम्मू वालों के हक मार मार के भी, जम्मू वालों का खून निचोड़ के भी, जम्मू के युवाओं का, जम्मू के बेरोजगारों का सब कुछ उनको दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। और ये जो हरकतें हैं, मेरा ये मानना है कि ये वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर की, ये उनके इशारे पे ही हो रहा है कि आप जो मर्जी कर लो, हमें 370 वापस चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट समाचार से बात करने के लिए रितेश जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दोस्तों, ये थी आम जनता की राय, ये थे सोशल एक्टिविस्ट रितेश गुप्ता जी, जो हमेशा इन मुद्दों को उजागर करने के लिए आप लोगों को अपना विचार और लोगों के विचार लेके आपके सामने हाजिर होते हैं।
हम लाते रहेंगे इसी तरह के अपडेट्स आपके सामने भी। देखते रहिए स्टेट समाचार। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, कैमरामैन विक्रांत के साथ।